गुड मॉर्निंग। मैं अशोक पटवा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास का विषय है आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज वर्सेस मैसूर। मैसूर को कैसे अंग्रेज़ों के द्वारा जीता गया, इसको आज हम देखेंगे। इसको देखने के पहले हमको देखना होगा दक्षिण भारत की भौगोलिक दशा। हम दक्षिण भारत की भौगोलिक दशा को देखें तो ये जो दक्षिण भारत है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, खासकर जब उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट आए तो दक्षिण भारत को संभाल नहीं पाए। दक्षिण भारत में जगह जगह छोटे छोटे राज्यों की स्थापना होने लगी। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि उत्तरकालीन मुग़ल सम्राटों के समय में दक्षिण भारत में हैदराबाद में एक नया स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ। किसके द्वारा? चिनकिलिच खान के द्वारा। चिनकिलिच खान के द्वारा ये हैदराबाद राज्य जो है स्थापित किया गया। कौन था संस्थापक? तो याद रखिएगा, चिनकिलिच खान। निज़ाम उल मुल्क का टाइटल लिया और निज़ाम उल मुल्क के नाम से ही राज्य करने लगा। इसी प्रकार हम देखें पश्चिम की ओर पुना, ये पुना का एरिया है, ये मान लें पुना है। तो यहाँ पे पेशवा और पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। खासकर जब मुग़ल सम्राट कमज़ोर होते चले गए, वैसे वैसे मराठे मजबूत होते चले गए। एक समय ऐसा भी आ गया कि मुग़लों के बाद भारत के अगले शासक कौन होंगे, ऐसा लगने लगा था कि भारत के अगले शासक मराठे होंगे। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठे बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। तो ये जो था मराठा राज्य था। हम देखें ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा उत्तरी भारत मराठों के प्रभाव में था। ठीक है, तो ये मराठा राज्य। तो मराठा राज्य चौथ की वसूली के लिए पूरे भारत में जगह जगह अभियान करता था। यहाँ से बंगाल की ओर भी अभियान करने जाता था, इधर से तंजौर के लिए भी जाता था, और इधर से त्रावणकोर के लिए भी जाता था, इधर से गुजरात, राजस्थान, कश्मीर तक, इधर पंजाब, इधर पाकिस्तान, इस पूरे हिस्से में मराठे चौथ की वसूली के लिए हमेशा अभियान करते रहते थे। तो कुल मिला के इसी विषय को लेकर मराठा राज्य और हैदराबाद राज्य का आए दिन संघर्ष होता चला गया। मराठा वर्सेस हैदराबाद निज़ाम। ठीक है, इसी समय क्या हुआ कि दक्षिण भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ। कौन सी शक्ति? मैसूर राज्य। विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों के बाद वहाँ छोटे मोटे राजा थे, लेकिन उसी में क्या हुआ, हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर राज्य का यहाँ उत्कर्ष हुआ। और जब मैसूर राज्य का उत्कर्ष हुआ तो अब दक्षिण भारत का जो ये द्विपक्षीय संघर्ष था, मतलब मराठा निज़ाम, अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। अब मराठा वर्सेस हैदर अली, मराठा वर्सेस हैदराबाद, हैदर अली वर्सेस निज़ाम। तो तीनों आपस में लड़ने भिड़ने लग गए। इन्हीं लड़ाई भिड़ाई में क्या हुआ कि निज़ाम की शक्ति कमज़ोर हो गई और वो अब थाली का बैंगन बन गया। कभी मराठों की ओर से, कभी हैदर अली की ओर से, कभी मैसूर की ओर से, कभी मराठों की ओर से, जहाँ उसको फ़ायदा मिल जाए। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो काफ़ी डामाडोल थी, और यहाँ के राजा आपस में ही लड़ कर अपनी शक्तियों को कमज़ोर करते चले जा रहे थे। इसी समय हम देखते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का बंगाल पर अधिकार हो गया। एक प्रकार से कह सकते हैं पूरा अधिकार ही हो गया। 1764 में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध से अवध का नवाब और मुग़ल बादशाह मतलब दिल्ली, ये दोनों के दोनों अंग्रेज़ों के प्रभाव में आ चुके थे। और अब अंग्रेज़ों की निगाह पड़ी कहाँ? दक्षिण की ओर। दक्षिण, जहाँ ये भारतीय राजा, भारतीय शासक आपस में उलझे हुए थे, तो उनकी निगाह पड़ी दक्षिण में कि दक्षिण को जीता जाए। दक्षिण भारतीय राजा, चाहे वो मैसूर हों, चाहे वो हैदराबाद के निज़ाम हों, चाहे वो पेशवा मराठा हों, इनको भी अंग्रेज़ों की पश्चिम बंगाल में जो एक्टिविटी चल रही थी उसका आभास हो चुका था। ये देख चुके थे कि कैसे बंगाल को अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में कर लिया। यही सोचकर ये तीनों अपनी शत्रुता भूल गए और अंग्रेज़ी शक्ति का सामना करने के लिए एकजुट हो गए। तीनों ज्वाइंट हो गए, मराठा, मैसूर और निज़ाम,
और तीनों मिलकर अंग्रेज़ों से युद्ध करने का निर्णय लिए। अंग्रेज भी समझ गए कि अब मुश्किल है इनसे सामना करना, तो उन्होंने चालाकी किया, निज़ाम को कुछ लालच देकर अपनी ओर मिला लिया, ठीक है, और पेशवा को भी कुछ लालच दिया और मराठों को भी शांत कर दिया। अब बच गया मैसूर राज्य अकेला, और इसी मैसूर को अंग्रेज़ों ने टारगेट किया। हम देखें इन तीनों में मराठा, मैसूर और निज़ाम, इन तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन था? मराठे बहुत शक्तिशाली थे। मराठों को टारगेट करना उस समय अंग्रेज़ों के बस की बात नहीं थी। हैदराबाद का निज़ाम, इसको टारगेट करने की ज़रूरत ही नहीं, एक प्रकार से अंग्रेज़ों के प्रभाव में ही था। हैदर अली मैसूर राज्य ये भी शक्तिशाली था, लेकिन मराठों के सामने उतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी शक्तिशाली, दक्षिण भारत के प्रमुख शासकों में से एक था। तो हैदर अली को ही अंग्रेज़ों ने सबसे पहले टारगेट क्यों किया? जिस कारण अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को टारगेट किया। सिराजुद्दौला को टारगेट क्यों किया? पिछली वीडियो में आप देख भी चुके होंगे कि फ्रांसीसियों की कंपनी की मदद, फ्रांसीसियों की मदद से सिराजुद्दौला शक्तिशाली हो रहा था, और सिराजुद्दौला की मदद से फ्रांसीसी भारत में मजबूत हो रहे थे। बस वही कहानी दक्षिण में भी दोहराई जा रही थी। दक्षिण में इसको कौन दोहरा रहा था? हैदर अली, मैसूर का राजा हैदर अली दक्षिण में फ्रांसीसियों को भरपूर मदद कर रहा था, और फ्रांसीसियों से भरपूर मदद ले लेकर अपनी सेना को बिल्कुल मॉडर्न पैटर्न पे डेवलप कर रहा था, और मैसूर राज्य का भी दिनों दिन विकास होता चला जा रहा था। तो इसलिए अंग्रेज़ों का जो टारगेट बना वो बना हैदर अली, ठीक है। हम हैदर अली को देखें, हैदर अली को के उत्थान को देखें, तो हैदर अली बहुत ही सामान्य से घर में पैदा हुआ था, और शुरुआती जीवन में एक सैनिक के रूप में इसने जीवन यापन चालू किया, लेकिन इसमें सैनिक योग्यता बहुत ज़्यादा थी, और इसी कारण इसका प्रमोशन सेनापति बन गया। कहाँ पर? राजा वाडियार। ये राजा वाडियार कौन सा वंश था? तो याद रखिएगा, हमको मालूम है कि विजयनगर साम्राज्य तालीकोटा के बाद बिखर गया था, और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? आरवीडू वंश। और आरवीडू वंश के एक राजा हुए वेंकट द्वितीय। आरवीडू वंश के विजयनगर साम्राज्य के महाराजा वेंकट द्वितीय के द्वारा 1612 में राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि थी। याद रखिएगा, ये जो राजा वाडियार था, ये राजा उसका टाइटल नहीं था, बल्कि ये राजा वाडियार उसका नाम था, पूरा का पूरा नाम था, और इस राजा वाडियार को मैसूर के राजा दिया गया। और यहीं से हम देखते हैं मैसूर में वाडियार वंश की नींव पड़ी, और ये वाडियार वंश काफ़ी लंबे समय तक चलते रहा। हैदर अली के हाथों में सत्ता थी, लेकिन उसने वाडियार वंश के राजाओं को गद्दी से नहीं हटाया, बल्कि उनके प्रतिनिधि के रूप में राज करते रहा। बहरहाल आगे चलकर हम देखें, इसी वाडियार वंश में एक ऐसा समय आया कि यहाँ का एक राजा हुआ जो काफ़ी अल्पवयस्क था। उस राजा का नाम था चिक कृष्णराज, और इसकी अल्पवयस्कता मतलब कम उम्र होने के कारण इसका फ़ायदा उठाया इसके दरबार के दो प्रमुख अधिकारियों ने। उनमें से एक अधिकारी था देवराज, जो कि मुख्य सेनापति था, ठीक है, और इसी का भाई एक और हुआ, वो था नंजाराज, जो कि वित्त मंत्री था। तो ये देवराज, नंजाराज, ये दोनों भाइयों के हाथों में सत्ता आ चुकी थी। राजा तो काफ़ी कम उम्र का था, तो वाडियार वंश का पूरा कामकाज, पूरा सब कुछ यही लोग कर रहे थे। इसी समय क्या हुआ, मराठों के द्वारा आक्रमण किया गया चौथ को लेकर, और भी बार बार इनसे सत्ता संभल नहीं रही थी। ऐसी स्थिति का फ़ायदा उठाया हैदर अली ने, जो कि सेनापति बन चुका था इस समय तक, और उसने क्या किया, इन दोनों से सारी शक्ति छीन लिया और पूरे की पूरे राज्य की शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। इन दोनों को अपने पद से हटा दिया और सारा निर्णय स्वयं लेने लगा। कब? 1761। ये वही समय है जब मराठे पानीपत के तृतीय युद्ध में हार चुके थे। ये वही समय है जब अंग्रेज़
बंगाल में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। तो इसी समय का फ़ायदा उठाकर हैदर अली ने क्या किया, स्वयं को मजबूत किया, अपनी सेना को मजबूत किया और मैसूर राज्य की सत्ता अपने हाथों में धारण कर लिया। ठीक है, हम देखते हैं कि इस समय इसकी उम्र जो थी मात्र 40 वर्ष की थी और इसी समय बक्सर का युद्ध भी हो चुका था। इधर मराठे, निज़ाम, मैसूर, इनका गठबंधन हैदर अली के नेतृत्व में हो चुका था। अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस गठबंधन को तोड़ा और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अंग्रेज़ों ने निज़ाम को कुछ लालच दिया, मराठों को कुछ लालच दिया और हैदर अली को पूरी तरह से असहाय कर दिया, सेपरेट कर दिया और टारगेट बना हैदर अली। दोनों पक्षों के बीच हम देखते हैं कि युद्ध होना अनिवार्य हो गया। इस तरह से आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई और एक के बाद एक करके 4 युद्ध लड़े गए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध, जिनमें से प्रथम मैसूर युद्ध की बात करें हम, ये जो प्रथम मैसूर युद्ध था कब चालू हुआ, ये चालू हुआ 1767 से लेकर कब तक, मद्रास की संधि 69 तक चला। और इसमें हैदर अली ने चालाकी किया कि निज़ाम को कुछ लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और निज़ाम और हैदर अली दोनों ने मिलकर 67 में अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रमण कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिए, हैदर अली और निज़ाम दोनों को पराजित कर दिए। इसका परिणाम ये निकला कि निज़ाम तुरंत पलटी मार लिया और अंग्रेज़ों के पक्ष में चला गया। हैदर अली अकेला बच गया। हैदर अली ने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया और कुछ अपनी कमियों को दूर किया और फिर ज़ोर शोर से अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण किया। अर्काट पे आक्रमण, कर्नाटक पे आक्रमण और काफ़ी लंबे समय तक कर्नाटक, अर्काट को घेरने के बाद अंततः कर्नाटक को जीतने में हैदर अली को सफलता मिल गई। 1768 में हैदर अली ने मराठों को कर्नाटक में पराजित कर दिया और सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि कर्नाटक जीतते हुए आगे बढ़ा और कहाँ, मद्रास तक पहुँच गया। हमको मालूम है कि मद्रास में, देखिए मद्रास कहाँ पर, ये मद्रास है, सॉरी ये मद्रास वाला हिस्सा है। तो यहाँ अर्काट कुल मिला के इसको जीता हैदर अली ने और आगे बढ़कर मद्रास को भी घेर लिया और इतना ज़्यादा बुरी तरह घेरा कि अंग्रेज़ों को संधि करने के लिए विवश कर दिया। दोनों पक्षों में, याद रखिएगा, संधि का नाम मद्रास की संधि। और ये मद्रास की संधि कब हुई थी, तो याद रखिएगा अप्रैल 1769। मद्रास की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि थी और इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को काफ़ी झुकना पड़ा और एक प्रकार से हैदर अली के सम्मान में दक्षिण भारत में काफ़ी वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि इस संधि में बिल्कुल बराबर का समझौता किया गया था। एक प्रकार से रक्षात्मक संधि थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को दुश्मनों से रक्षा करने का वचन दिया, एक दूसरे के युद्ध बंदियों को छोड़ने का वचन दिया और जो क्षेत्र एक दूसरे के जीते थे उनको भी वापस लौटाने का वचन दिया। हैदर अली को कुछ क्षेत्र में कब्जे रखने की अनुमति अंग्रेज़ों ने दे दिया क्योंकि उनको झुकना पड़ा था। इसके अलावा कुछ मुआवजा भी हैदर अली को चुकाना पड़ा, अंग्रेज़ों ने हैदर अली को दिया। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी स्थिति थी मद्रास की संधि हैदर अली के पक्ष में। हम देखते हैं मद्रास की संधि ज़्यादा दिन चल नहीं पाई क्योंकि अंग्रेज़ तो ऊपरी मन से संधि किए थे, मजबूरी में किए थे और जैसा कि ये साबित भी हो गया कि जब 1771 में मराठों ने हैदर अली के ऊपर आक्रमण किया तो मद्रास संधि के तहत अंग्रेज़ों को बचाने के लिए आना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज़ बिल्कुल न्यूट्रल रहे, हैदर अली को फंसने दिए। कुल मिला के हैदर अली को भी बहुत गुस्सा आया और उसको भी समझ में आ गया कि ये अंग्रेज़ विश्वसनीय नहीं है। और इसी समय क्या हुआ कि मराठों के साथ भी अंग्रेज़ों का युद्ध हो गया, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि इसी समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी वर्ल्ड में कि अमेरिका में क्रांति चालू हो गई। अमेरिका ब्रिटेन से, ब्रिटिश प्रशासन से मुक्ति के लिए क्रांति चालू कर दिया। जैसा कि मालूम होगा कि अमेरिकी क्रांति 1776 में हुई थी और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन से अपने आप को पूरी तरह स्वतंत्र होने की घोषणा कर दिया। किसने किया था घोषणा? जॉर्ज वाशिंगटन। बहरहाल जो भी हो, 1776 की बात है। तो 2 साल बाद 1778 को अमेरिकियों के पक्ष में फ्रांस भी आ गया।
अमेरिकी क्रांति में अमेरिकियों का पक्ष लेने के लिए फ्रांस भी आ गया ब्रिटेन के खिलाफ, और इसी कारण ब्रिटेन और फ्रांस दोनों पक्षों में जमकर युद्ध चालू हो गया 1778 में। अंग्रेज़ों ने इस स्थिति का फ़ायदा भारत में उठाने का निश्चय किया, और भारत में जो फ्रांसीसी बस्तियां थीं उनको अंग्रेज़ों ने जीत लिया। इस समय मतलब 78 के आसपास की बात है, 1778 के आसपास भारत में फ्रांसीसी बस्तियां, व्यापारिक बस्तियां कहाँ थीं? तो एक था माही, ये देखिएगा यहाँ पे माही है, और एक था कारिकाल, अभी भी है, और उसी के ठीक ऊपर में पौंडीचेरी। तो ये तीनों के तीनों उस समय फ्रांसीसी व्यापारिक बस्तियां थीं। तो जब फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों को बहुत अच्छा मौका लगा, उन्होंने इन तीनों के ऊपर धावा बोलकर अपने अधिकार में ले लिया। हैदर अली को समस्या हो गई। हैदर अली को इन दोनों से कोई समस्या नहीं थी, पौंडीचेरी और कारिकाल से कोई समस्या नहीं, लेकिन माही से इसलिए समस्या थी, माही से क्योंकि इसी माही से हैदर अली का विदेशों से सारे सामान आते थे, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो रसद हो, चाहे वो और भी अन्य सारी सामग्रियाँ, मतलब विदेशों से संबंध के लिए हैदर अली इस माही के ऊपर बहुत डिपेंड था। और यही कारण है कि इसी को विषय बनाकर हैदर अली अंग्रेज़ों के विरोध में आ गया, और बहुत जल्दी हैदर अली को बहाना मिल गया। कौन सा बहाना? कर्नाटक के नवाब का। कर्नाटक का नवाब, मैं बता दूँ, ये जो कर्नाटक, ये तो तमिलनाडु मद्रास वाला अंग्रेज़ों का एरिया है, ये इधर का हिस्सा हैदराबाद के पक्ष में था, इधर का हिस्सा मैसूर राज्य था, इधर त्रावणकोर राज्य था, और इधर छोटे मोटे और भी राज्य थे। तो ये हिस्सा जो था कर्नाटक का एरिया कहलाता था उस समय, अर्काट का नवाब, और ये हमेशा से अंग्रेज़ों के पक्ष में ही रहा। तो इसी के ऊपर हैदर अली ने कर्नाटक के ऊपर आक्रमण कर दिया, और कर्नाटक के ऊपर आक्रमण करके ही हम देखते हैं कि दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा 1780 से 1784 के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पहले हम देखें तो हमको मालूम है कि अंग्रेज़ मराठों के ऊपर आक्रमण कर चुके थे, और मराठे भी समझ गए कि अंग्रेज़ उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में हैदर अली, निज़ाम और मराठे तीनों का गठबंधन बन चुका था, और हैदर अली ने इसी कारण क्या किया? तुरंत आक्रमण करने का, अपनी ओर से पहल करने की शुरुआत कर दिया। जब तीनों का गठबंधन बन ही चुका है तो देर करने से कोई बुराई है, देर करने में बुराई होगी। इसलिए हैदर अली ने क्या किया? कर्नाटक के नवाब के ऊपर आक्रमण कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और हैदर अली और तीनों की सेनाएं, निज़ाम, मराठे, तीनों की सेनाओं ने अंग्रेज़ों को जगह जगह पराजित किया। 1780 में कर्नाटक में कैप्टन बेली को हैदर अली की सेना ने बहुत बुरी तरह पराजित किया। मतलब ये वो समय था 1780 का जब अंग्रेज़ बहुत बुरे दौर में गुजर रहे थे। उनके हर क्षेत्र दक्षिण में ये मराठे या निज़ाम या हैदर अली के कब्जे में जा चुके थे। इस समय बंगाल का गवर्नर था, भारत का भी गवर्नर कह सकते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, और उसने स्थिति को संभालने के लिए क्या किया कि आयरकूट को अंग्रेज़ी सेनापति बनाकर दक्षिण भेजा, क्योंकि स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। आयरकूट, अब जब ये आयरकूट आया, काफ़ी योग्य सेनापति था ये, और इसने 1781 में हैदर अली के ऊपर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप कौन सा युद्ध हुआ? इस युद्ध को याद रखिएगा, पोर्टो नोवा का युद्ध। पोर्टो नोवा का युद्ध। और इस युद्ध में हम देखते हैं कि हैदर अली पराजित हुआ। आयरकूट इस युद्ध को जीत लिया। हैदर अली काफ़ी घायल भी हो चुका था इस युद्ध में पराजित होने के बाद। तो इस युद्ध को आप याद रखिएगा, पोर्टो नोवा का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध है, कभी एग्जाम में पूछ सकता है, 1781। और इस युद्ध के बाद हम देखते हैं कि अगले साल फिर से हैदर अली ने अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण किया, और अंग्रेज़ी सेना जो थी ब्रेथवेट, उनको पराजित भी किया। लेकिन पराजित भी किया हैदर, मतलब फिर से मजबूत हुआ, लेकिन जो घाव बन गया था पोर्टो नोवा के कारण, अंततः हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो गई। 1782 में हैदर अली मर गया, और जब हैदर अली मरा तो उसके बदले उसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। अगला शासक कौन बना? टीपू सुल्तान। उसने युद्ध को जारी रखा। बहरहाल हम हैदर अली की बात करें
1782 में मरा। काफ़ी योग्य व्यक्ति था, बता चुका हूँ मैं आपको। इतना योग्य कि सामान्य व्यक्ति से सीधे शासक बन गया। इतना योग्य कि इसने अपनी सेना इतनी मजबूत किया, फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को यूरोपियन पैटर्न पे इतना विकसित किया कि दक्षिण भारत की प्रमुख शक्तियों में से एक बन गया। तो कुल मिला के हैदर अली का निधन 82 में हुआ। इसके बाद टीपू अगला शासक बना और टीपू ने युद्ध को जारी रखा। इधर आयरकूट की भी मृत्यु हो गई। 1783 में आयरकूट की भी मृत्यु हो गई और आयरकूट के बदले में अगला सेनापति किसको बनाया गया? तो याद रखिएगा, मैथ्यूज, मेजर मैथ्यूज को अंग्रेजी सेना का सेनापति बनाया गया और टीपू वर्सेस मैथ्यूज युद्ध चालू हुआ। लेकिन मैसूर राज्य इस समय इतना सशक्त था कि टीपू के नेतृत्व में मैथ्यूज के ऊपर आक्रमण किया गया और पराजित ही नहीं किया गया, बल्कि मेजर मैथ्यूज और उसकी पूरी सेना को बंदी बना लिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए अंग्रेज़ों की कैसी दुर्गति हो गई। कहने का मतलब, अगर ये दक्षिण भारतीय सारे राजा एकजुट हो जाते तो क्या भारत अंग्रेज़ों का गुलाम बनता? जी नहीं। ये भारतीय शासक कभी एकजुट हो ही नहीं पाए, हमेशा स्वार्थ में उलझे रहे और इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। जैसा कि हम देख रहे हैं आयरकूट जब आयरकूट आया तो इसके पहले वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि हैदर अली के साइड जो मराठे थे, जो निज़ाम थे, उनके साथ संधि करके दोनों को अलग करवा लिया। हैदर अली सेपरेट हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। उसी का फ़ायदा मिला एयरकूट को। और ऐसी ही दशा में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ और मैसूर राज्य के बीच में एक समझौता हुआ। कौन सा समझौता, कौन सी संधि? मैंगलोर की संधि। तो याद रखिएगा यहाँ पर मैंगलोर की संधि 1784, और मैंगलोर की संधि टीपू के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। टीपू को एक प्रकार से काफ़ी शक्तिशाली राजा के रूप में मान्यता अंग्रेज़ों के द्वारा मिल गई। इस संधि में ये कहा गया कि मतलब जो भी एक दूसरे का क्षेत्र हम हड़पे हैं उसको वापस कर दें, जो भी बंदी, मतलब बिल्कुल रक्षात्मक संधि थी। लेकिन ये संधि ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी अंग्रेज़ों को लगने लगा कि टीपू की शक्ति दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। टीपू इस समय तक क्या कर रहा था कि अन्य देशों में राजदूत भेज रहा था, व्यवस्थित रूप से राजदूतों को नियुक्त करना चालू कर रहा था। इसके विदेशी संबंध बहुत अच्छे हो चुके थे और नौसेना, नेवी को डेवलप करने के बारे में सोच रहा था और अपनी सेना का पुनर्गठन कर रहा था। नई तोप, गोला बारूद के कारखाने, कुल मिला के टीपू बहुत मजबूत होता चला जा रहा था। तो ऐसी दशा में अंग्रेज़ों को लगा कि टीपू ज़्यादा मजबूत हो, उसके पहले ही इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कब से कब तक? तो याद रखिएगा 1790 टू 1792 1790 टू 1792 हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या तीसरा मैसूर युद्ध भी कह सकते हैं। इसकी भूमिका बन रही थी। उसके पहले अंग्रेज़ों ने चालाकी ये किया कि टीपू के खिलाफ हैदराबाद के निज़ाम को अपनी ओर मिला लिया, मराठों को भी अपनी ओर मिला लिया। एक प्रकार से तीनों का गठबंधन बन गया, ट्रिपल अलायंस, मराठा, निज़ाम और अंग्रेज़। क्योंकि अंग्रेज़ों को मालूम था टीपू के ऊपर आक्रमण करना है, तो उन्होंने अलायंस तैयार कर लिया। इधर टीपू भी अपनी शक्तियों को दिनों दिन बढ़ाता रहा। इसी समय क्या हुआ कि ट्रावनकोर के राजा के ऊपर टीपू ने आक्रमण कर दिया। कुछ ऐसा इंटरनल मैटर आया कि ट्रावनकोर के राजा ने कुछ अतिक्रमण किया, टीपू के क्षेत्र में कब्जा करने की कोशिश किया। इस चक्कर में क्या हुआ, टीपू ने त्रावणकोर, जिसको हम केरल कहते हैं आज, के राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर के राजा और अंग्रेज़ दोनों के बीच 1784 में संधि समझौता हुआ था कि एक दूसरे के खिलाफ हम कोई भी आक्रमण करेगा तो एक दूसरे को हम सहयोग करेंगे। तो इसी कारण अंग्रेज़ों को बहाना मिल गया 1790 में, और इसी त्रावणकोर के राजा के ऊपर आक्रमण टीपू सुल्तान ने किया। तो उसी आधार पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है। 1790 में हम देखते हैं 1790 में मीडोज नाम का एक सेनापति था, उसने टीपू सुल्तान की सेना के ऊपर आक्रमण किया। टीपू सुल्तान की सेना ने बहुत बहादुरी से सामना किया और मीडोज को बहुत बुरी तरह पराजित किया, बहुत बुरी तरह पराजित किया। इतनी बुरी तरह पराजित किया कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस खुद को सेना की कमान उनको संभालनी पड़ी। कॉर्नवालिस खुद दक्षिण आ गया। हमको मालूम है कॉर्नवालिस बहुत अच्छा सेनापति था। अमेरिकी क्रांति के विरोध में अंग्रेज़ों की ओर से सेनापतित्व किया था, मालूम होगा आपको। बहरहाल कॉर्नवालिस टीपू की
मजबूत स्थिति को देखते हुए खुद ही सेना की कमान संभाल लिया और दक्षिण आ गया, और दक्षिण आकर टीपू के ऊपर आक्रमण किया। और निश्चित रूप से उसका सेनापति तो काफ़ी अच्छा था। उसका परिणाम निकला कि वो वेल्लोर जीत लिया, और बेंगलोर को जीतने के बाद कॉर्नवालिस की सेना ने क्या किया, श्रीरंगपट्टनम जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी, उसके ऊपर भी धावा बोल दिया। लेकिन ये टीपू सुल्तान का कुशल नेतृत्व था कि कॉर्नवालिस का ये जो धावा था असफल हुआ, कॉर्नवालिस को पीछे लौटना पड़ा। इसके पीछे और भी रीज़न है। ब्रिटिश सेना में महामारी फैल गई थी, इसी समय क्या हुआ कि उनको खाने पीने की समस्या आ गई थी, बहुत सारे कारण थे। कॉर्नवालिस की सेना को पीछे हटना पड़ा और इससे कॉर्नवालिस की बहुत बदनामी हुई। इतनी बदनामी, यूरोप में उसकी काफ़ी प्रतिष्ठा थी, एक अच्छे सेनापति के नाम से कॉर्नवालिस को बहुत जाना जाता था, तो उसकी बहुत बदनामी हुई कि यार टीपू सुल्तान जैसा कोई छोटा राजा, उसके खिलाफ कॉर्नवालिस सफल नहीं हो पाया। इतनी बड़ी बदनामी हुई कि कॉर्नवालिस ने इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और उसने तुरंत मराठों, निज़ाम सबको बुलाया और तीनों ने मिलकर फिर दोबारा धावा बोला, कहाँ पर, श्रीरंगपट्टनम में। और 1792 में अंततः टीपू सुल्तान को इन्होंने पराजित कर दिया और श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए ही 1792 में मजबूर कर दिया। और इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को बहुत कुछ खोना पड़ा, आधा राज्य देना पड़ा। टीपू सुल्तान का आधा राज्य तीनों मतलब निज़ाम, मराठा और अंग्रेज़ तीनों ने मिलकर आपस में बांट लिया। और तो और अंग्रेज़ों को मुआवजे के रूप में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए देने पड़े। और जब तक 3 करोड़ रुपए ना मिल जाए तब तक टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने अपने पास बंधक बना के रखा। आप सोच के देखिए कितनी दयनीय स्थिति होगी टीपू के पराजय के बाद की। जो भी हो, टीपू समय को काटना चाहता था ताकि फिर से अपने आप को मजबूत कर सके। श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा उसको कुछ समय मिल गया और उसने फिर से अपनी शक्तियों को एकजुट करना चालू किया। और इसी कारण हम देखते हैं कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ। तो बहरहाल हम देखें तीसरा मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो याद रखिएगा 1799 में। और हम देखते हैं इस समय भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था वेलेज़ली। और वेलेज़ली जिस समय गवर्नर बना उस समय विश्व में परिस्थितियां ऐसी थी कि खासकर फ्रांस में नेपोलियन काफ़ी तेज़ी से उभर रहा था। नेपोलियन काफ़ी शक्तिशाली होता चला जा रहा था और नेपोलियन के शक्तिशाली होने का भय अंग्रेज़ों को भी था। नेपोलियन फ्रांसीसी, और हम देखते हैं भारत में फ्रांसीसियों का दोस्त कौन था, मैसूर राज्य। नेपोलियन के पहले से फ्रांसीसियों की मदद से हैदर अली, टीपू सुल्तान काफ़ी मजबूत हो रहे थे। तो अगर नेपोलियन को भारत में किसी का सहयोग मिल सकता था या नेपोलियन को भारत में प्लेटफॉर्म अगर मिल सकता था तो कौन सा, मैसूर राज्य, टीपू सुल्तान। इसलिए वेलेज़ली ने आते साथ ये तय किया कि टीपू सुल्तान को ख़त्म किया जाए या टीपू सुल्तान को अपने अधीन कर लिया जाए। इसलिए वेलेज़ली ने क्या किया, सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए टीपू सुल्तान के सामने प्रस्ताव रखा। सहायक संधि प्रणाली भारत में लेकर कौन आया, वेलेज़ली। वैसे तो ये संधि पहले से चली आ रही थी, फ्रांसीसी भी इसका उपयोग कर रहे थे, लेकिन भारत में हम देखते हैं इसकी शुरुआत जो है वेलेज़ली के द्वारा की गई। इस संधि को स्वीकार करने का मतलब था कि टीपू को अपनी सारी सेना ख़त्म करनी पड़ती और सैनिक रूप से वो अंग्रेज़ी सेना के ऊपर डिपेंड हो जाता। मतलब राज्य तो उसका होता, लेकिन वो पूरी तरह हर काम के लिए अंग्रेज़ों के ऊपर डिपेंड हो जाता। मतलब इस संधि को स्वीकार करने का मतलब था अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार करना। टीपू ने मना कर दिया। टीपू ने इस संधि को स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया, जबकि टीपू की स्थिति इस समय लड़ने की बिल्कुल भी नहीं थी। चाहता तो वो भी अधीनता स्वीकार कर लेता, लेकिन नहीं, उसने स्वीकार नहीं किया, बल्कि युद्ध करना तय कर लिया। इसी समय वेलेज़ली ने आरोप लगाया था टीपू के ऊपर कि वो फ्रांसीसियों से पत्र व्यवहार कर रहा है, तुर्की के राजा से पत्र व्यवहार कर रहा है, मराठे और निज़ाम के साथ मिलके पत्र व्यवहार कर रहा है। किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ों के खिलाफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार का षड्यंत्र टीपू सुल्तान कर रहा है, ऐसा आरोप
वेलेज़ली के द्वारा टीपू के ऊपर लगाया गया और आक्रमण कर दिया गया। कौन सा आक्रमण? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। अभी आक्रमण टीपू सुल्तान तो काफ़ी कमज़ोर था, इसीलिए हम देखते हैं टीपू सुल्तान के ऊपर सीधे धावा बोला गया और श्रीरंगपट्टनम के ऊपर अधिकार कर लिया गया। याद रखिएगा 4 मई मलावली का युद्ध, 4 मई 1799 मलावली का युद्ध। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया और मैसूर राज्य के ऊपर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। जब अंग्रेज़ों का अधिकार मैसूर राज्य पर हो गया तो उन्होंने क्या किया, पुराने वाडियार वंश का जो एक बच्चा था उसी को लाकर मैसूर का राजा बना दिया। आगे चल के सहायक संधि प्रणाली के तहत अपने अधीन कर लिया। इस तरह हम देखते हैं मैसूर राज्य को अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में पूरी तरह से ले लिया। और बात हो रही थी टीपू सुल्तान की, काफ़ी योग्य व्यक्ति था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टीपू सुल्तान के बारे में क्या कि भारत का कौन सा शासक फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था? टीपू सुल्तान। इतना प्रभावित था कि फ्रांसीसी क्रांति में एक क्लब था, फ्रांसीसी क्रांति को करने में एक क्लब का बहुत बड़ा हाथ था, जैकोबिन क्लब। तो टीपू सुल्तान जो है वो इस जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। और फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता का वृक्ष। उस वृक्ष को टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लगवाया था। तो याद रखिएगा, टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित था। इसके अलावा हम टीपू सुल्तान के प्रशासन की बात करें तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री का पद टीपू सुल्तान के शासन में था ही नहीं। ये अपने आप में यूनिक चीज़ है कि प्रधानमंत्री का पद टीपू सुल्तान के शासन प्रशासन में नहीं था। बात समझ में आ रही है? टीपू सुल्तान के कुछ प्रमुख अधिकारियों का पद का नाम लिख लीजिएगा। जैसे हम देखें वित्त विभाग, तो वित्त विभाग का जो प्रमुख अधिकारी था, वित्त विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? मीर आसिफ कचहरी। इसी प्रकार से देखिएगा सैन्य विभाग, तो जो सैन्य विभाग का प्रमुख मंत्री होता उस पद का नाम था मीर मारा। इसी प्रकार देखिएगा तोपखाना विभाग, तो इसके प्रमुख जो मंत्री होता था उस पद का नाम क्या था? मीर सदर कचहरी। बात समझ में आ रही है? टीपू सुल्तान के राज्य में 7 प्रांत थे, 7 प्रांतों में बटा हुआ राज्य था और इन 7 प्रांतों को आसफ़ी टुकड़ी कहा जाता था। आसफ़ी टुकड़ी, याद रखिएगा। इसके अलावा हम देखें तो टीपू सुल्तान के द्वारा एक राजकीय व्यापार विभाग स्थापित किया गया। तो राजकीय व्यापार विभाग देखिएगा, चंदन, सुपारी, काली मिर्च, इलायची, हाथी। मैसूर राज्य में इनका व्यापार सिर्फ सरकार ही कर सकती है। मतलब ये कि इनका व्यापार करने की इजाज़त किसी को नहीं थी। राजकीय व्यापार विभाग था वही, मतलब ये सरकारी नियंत्रण में था। हम देखें टीपू की और भी ख़ास बात, तो टीपू सुल्तान अन्य बहुत सारे देशों में अपने राजदूत नियुक्त किया था। मतलब राजदूत नियुक्त करने की परंपरा उसने चालू की थी। तुर्की में, अफ़गानिस्तान में, फ्रांस में व्यवस्थित तरीके से राजदूत स्थापित किए थे। हम देखते हैं टीपू सुल्तान के द्वारा एक नौसेना बोर्ड गठित किया गया और इस नौसेना बोर्ड के द्वारा जगह जगह बंदरगाह, सैनिक बंदरगाह, डकयार्ड बनाने की योजना थी। और योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन समय इतना नहीं मिल पाया टीपू सुल्तान को कि वो अपनी नौसेना को विकसित कर सके। हम देखते हैं टीपू सुल्तान के द्वारा मैसूर का आधुनिकीकरण करने का प्रयास भी किया गया। जो नाप तौल का पैमाना होता, बाट बटखरा, बिल्कुल मॉडर्न पैटर्न पे उसने अपने राज्य में चालू किया। पुराना कैलेंडर सिस्टम हटाकर नया कैलेंडर सिस्टम उसने अपने राज्य में स्थापित किया। ये भी कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के द्वारा मिसाइल टेक्नोलॉजी भी खोज ली गई थी, छोटे पैमाने पर खोज ली गई थी, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाया था। अगर शायद उपयोग हो जाता तो काफ़ी खुश हो जाता। तो इस तरह हम देखते हैं टीपू सुल्तान बहुत योग्य व्यक्ति था। हम देखते हैं, याद रखिएगा, टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक कब हुआ? वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1787 में इसने बादशाह की उपाधि धारण किया। तो फिर हैदर अली जी नहीं, हैदर अली ने कभी भी बादशाह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। मतलब वाडियार राजा को राजा बनाकर सारी शक्तियाँ अपने हाथ में रखा हैदर अली, लेकिन अपने आप को राजा डिक्लेयर नहीं किया। टीपू सुल्तान ने सब दिखावा नहीं किया। इसने क्या किया, 1787 में इस दिखावे को हटा दिया और ख़ुद को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। टीपू सुल्तान उसका नाम था, टीपू सुल्तान, और उसका टाइटल क्या था?
बादशाह 1787 में। तो इसलिए हम देख रहे हैं टीपू सुल्तान काफ़ी योग्य था और उसकी योग्यता जैसी भी थी, अंततः मैसूर राज्य को अंग्रेज़ ब्रिटिश भारत में शामिल करने में सफल हो गए। हम इसके आगे देखेंगे मराठा, अगला जो क्लास होगी मराठा, कैसे मराठों को अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में किया, वो अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा